नमस्कार। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की और बांग्लादेश के विषय में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के प्रभाव में लगातार भारत विरोधी गतिविधियां चला रहा है और खास तौर से शेख हसीना को हटाने के पीछे का मुख्य कारण जो था वो भी यही था कि वो प्रो भारत थी। और क्यों ना हो प्रो भारत, क्योंकि बांग्लादेश का निर्माण ही भारत के सहयोग से हुआ था और बांग्लादेश का निर्माण भारत के सहयोग से हुआ था, भारत ने करवाया नहीं। भारत ने, मैं इसलिए कहता हूं कि भारत ने नहीं करवाया था क्योंकि उस समय जब शेख मुजीबुर रहमान यहां से जीत कर गए, बांग्लादेश से जीत कर गए, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान से जब जीत कर गए, तो उनको वहां शपथ दिलवाने से मना कर दिया, जबकि उनका पश्चिमी पाकिस्तान में भी अच्छा खासा उनकी पार्टी का प्रभाव था। लेकिन उनको प्रधानमंत्री बनाने से मना कर दिया गया, उनको प्रधानमंत्री बनाने से इसलिए मना कर दिया गया, उनसे कहा गया कि तुम मेन लैंड के नहीं हो, मुख्य जमीन के नहीं हो। अब चूंकि मुख्य जमीन के नहीं हो इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और चूंकि प्रधानमंत्री नहीं बन सकते इसलिए वो वापस चले आए और उन्होंने कहा कि अब मुझे मुक्ति चाहिए, और उन्होंने मुक्ति आंदोलन छेड़ दिया। उस मुक्ति आंदोलन के समय पर पाकिस्तान को यह लगा कि अगर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को मिलाना है तो वो भारत के खिलाफ एक सेंटीमेंट तैयार करते हैं। भारत के खिलाफ सेंटीमेंट तैयार करने के चक्कर में उन्होंने हमारे खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हमारे खिलाफ मोर्चा खोला तो भारत सरकार ने केवल पश्चिमी पाकिस्तान का ही मोर्चा नहीं खोला बल्कि ईस्ट पाकिस्तान का भी मोर्चा खोल दिया, और ईस्ट पाकिस्तान का मोर्चा खोलते हुए उनका सहयोगी की भूमिका में आ गए। नतीजा निकला कि 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। नियाजी उनका कमांडर हुआ करता था, उसने सरेंडर किया और भारत सरकार ने उनको बाद में माफ भी कर दिया, बड़ा दिल दिखाते हुए शिमला समझौता हुआ और शिमले समझौते में उनको वो कर दिया। लेकिन जब खालिदा जी जब जब ये बैठी, मतलब जब जिनकी बात मैं कर ये शेख हसीना बैठी, तो शेख हसीना के बैठने के पीछे निश्चित तौर से पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि शेख हसीना ने ये जो ट्रिब्यूनल जिसने शेख हसीना को फांसी चढ़ाया, फांसी की सजा दी है, वो ट्रिब्यूनल उन्होंने खोला था 1971 के वॉर क्राइम के लिए। 1971 का वॉर क्राइम मतलब जो स्वतंत्रता और मुक्ति आंदोलन छेड़े हुए थे उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे, उनके खिलाफ जो लोग काम कर रहे थे या उनको जो मार रहे थे या पाकिस्तान के पक्ष में जो लोग खड़े थे उनको सजा देने का बात का काम चल रहा था। खालिदा जिया उसी आंदोलन का पार्ट है, और मोहम्मद यूनुस जो कि वहां पर ऐसा कहते हैं कि वो ग्रामीण बैंक चलाते हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस की खास बात यह है कि मोहम्मद यूनुस प्रो यूएस, प्रो खालिदा जिया, प्रो पाकिस्तान। निश्चित तौर से बांग्लादेश में बड़ा आंदोलन हुआ, परिवर्तन हुआ, लेकिन अब इस समय बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव तय है, और चूंकि फरवरी 2026 में चुनाव तय है 1.5 साल के बाद, तो फिर शेख हसीना की पार्टी उसमें चुनाव लड़ेगी। शेख हसीना का बेटा लगातार वहां पर यह कह रहा है कि वो चुनाव लड़कर सामने आएगा। शेख हसीना की पार्टी को बैन लगा दिया गया है। इससे पहले वहां ट्रिब्यूनल में शेख हसीना को फांसी की सजा दे दी, ओनली एंड ओनली वन फांसी की सजा, जबकि काम तो पुलिस का था। अगर प्रदर्शनकारी कहीं भी किसी भी संसार के किसी भी देश में काम कर रहे हो तो प्रदर्शनकारियों को रोकना पुलिस का काम है। अब सरकार की मुखिया होने के नाते वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेख हसीना को दे दी गई। कहा कि शेख हसीना ने ऐसा कहा था। कोई भी शासन में बैठता, मोहम्मद यूनुस शासन में बैठे हुए हैं, तो वहां पर जो प्रदर्शन चल रहे हैं उन प्रदर्शनों को रोकना या मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो कुछ भी चल रहा है, बांग्लादेश में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, उसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? उसको रोकना भी तो उनकी ही जिम्मेदारी है। अब इस पूरे प्रकरण में जो पीछे से बड़ा चल रहा है भारत के खिलाफ, अब चूंकि उनका एक बड़ा नेता मारा गया, अब इस प्रकरण को पूरा वन बाई वन जानने की कोशिश करते हैं। असल में हुआ क्या कि भारत विरोधी नेता उस्मान हादी, उसकी कल मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई? क्योंकि वो चुनाव प्रचार में था बांग्लादेश में चुनाव होने जा ही रहा है, वो चुनाव प्रचार में था। वो शेख हसीना को भर भर कर गाली देता था और हिंदुस्तान को गाली देता था। इसके अलावा वो एक नक्शा लिए घूमता था जिसमें वो ग्रेटर बांग्लादेश की बात करता था। ग्रेटर बांग्लादेश का मतलब यह होता है कि वो पश्चिम बंगाल को साथ में लेते हुए, यानी कि पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम और वो पूरा क्षेत्र जो नॉर्थ ईस्ट का है, उस पूरे क्षेत्र को लेकर वो लगातार अपना विचार रखता है, और वो ये कहता है कि ग्रेटर बांग्लादेश देश बनेगा। अब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश देश बनेगा, इसके लिए वो एक रोड मैप तैयार करता है। हमने सबने देखा कि भारत में भारत विरोधी शक्तियां भी चिकन नेक के नाम से वो कटापीटी करने का काम करती रहती हैं। वो तमाम लोगों की बेलें इस समय उमर खालिद और शहजीन इस्लाम और इनकी बेलें भी मांगी जा रही हैं, बेलें लगी हुई हैं, वो लगातार जेल में है और कोर्ट
के सामने उनकी फोटो और इसके अलावा उनके स्टेटमेंट भी दाखिल किए गए हैं। कोर्ट को बताया गया है कि उनके स्टेटमेंट ये आए हैं जिनमें वो कोर्ट को भी कुछ नहीं मानते और कहते हैं कि कोर्ट क्या कर लेगा। ये भारत में भारत विरोधी शक्तियां भी काम करती हैं और उधर बांग्लादेश में तो करती करती। लेकिन इसी बीच में उस्मान हादी जिसके गोली मारी गई, हालांकि बांग्लादेश में पाकिस्तान में गोली मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इस्लामिक कंट्रियों में गोली मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और भारत के इस्लामिक इतिहास में तो कई बार तलवारों से सर काटे गए हैं, बेटों ने बापों के सर काटे हैं, चचाओं के सर काटे हैं और घर में ही सर काटे हैं। उस समय न तो भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हुआ करता था और न ही भारत में इस प्रकार का हिंदू सेंटिमेंट था। उस समय तो इस्लामिक शासन था और इस्लामिक शासन में इस्लामिक शासन को करने वाले ही औरंगजेब पैदा होते थे और उनको काटा पीटा करते थे। अब सवाल ये पैदा हो रहा है यहां पर कि जब उसके गोली मारी गई तो तत्काल हम सब जानते हैं कि हमेशा से बांग्लादेश में अगर किसी प्रकार का संकट खड़ा हुआ है तो वो भारत की तरफ देखते रहे, लेकिन इस बार वो सिंगापुर ले गए और सिंगापुर में कल उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु होते ही एक सेंटिमेंट भड़का और वो सेंटिमेंट ये था कि ये हिंदुस्तान ने करवाया। जैसे कनाडा ने कहा था कि हिंदुस्तान उनके लोगों को मरवा रहा है, उनकी यहां पर लोगों को मरवा रहा है, निज्जर जैसे लोगों को मरवा रहा है। भारत विरोधी शक्तियां जो कि कनाडा में, अमेरिका में थी और तमाम देशों में, पाकिस्तान में है, उनका सबका आरोप यह है कि भारत इनको मरवाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर भारत इनको मरवाता है तो साधुवाद कहना चाहिए मोदी जी को, साधुवाद कहना चाहिए भारत की सरकार को, साधुवाद कहना चाहिए भारत के नेतृत्व को कि अगर भारत विरोधी शक्तियां बांग्लादेश, कनाडा, अमेरिका या मिडिल ईस्ट में या फिर पाकिस्तान में सक्रिय हैं, बांग्लादेश में सक्रिय हैं या किसी और देश में सक्रिय हैं, वो उनको मरवाने के लिए इतना बड़ा नेटवर्क है कि हम उनको मरवा सकते हैं। अगर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है और इसमें कोई भी जरा भी लेश मात्र भी सत्यता है तो फिर इसके लिए भारत सरकार को साधुवाद कहना चाहिए। लेकिन आरोप यही लगाए गए कि भारत सरकार ने उनको मरवा दिया। नतीजा निकला कि वहां अवामी लीग, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, अवामी लीग के दफ्तरों को जलाया गया, अवामी लीग के दफ्तरों पर हमले किए गए, अवामी लीग के लोगों पर हमले किए गए, एक हिंदू को लिंचिंग भी कर दिया गया, उसको मार दिया गया। हालांकि प्रदर्शनकारियों में एक प्रदर्शनकारी भी मारा गया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये वहां पर पूरी रात यही चला कि ये सब भारत करवा रहा है और अवामी लीग से मिलकर करवा रहा है। उनका प्रिय नेता जो भारत विरोधी शक्तियां आतंकी कर्म कर रहा था उसको भारत सरकार ने मरवाया। अब सवाल इसमें यह पैदा होता है कि हमारे कॉन्सुलेट्स पर भी हमले हुए। हमारे कॉन्सुलेट पर हमला होने के बाद बांग्लादेश को भारत की दो टूक चेतावनी मिली और बांग्लादेशी राजदूत को भारत सरकार ने तलब कर लिया, बांग्लादेशी उच्चायुक्त को तलब कर लिया। हालांकि यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश की मुक्ति आंदोलन के मुक्ति दिवस पर यहां कॉन्सुलेट में भी या फिर यहां पर जो उच्चायोग था वहां भी कार्यक्रम चल ही रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो हमारे दूतावास हैं, जहां एप्लीकेशन वीजा की दी जाती है और जो बाकी सेंटर बने हुए हैं, वहां उन स्थानों पर आगजनी होना, उन स्थानों पर लड़ाई होना या उन स्थानों पर खतरा होना, भारत सरकार ने पहले तो उनके राजदूत को बुलाकर सीधा सीधा दो टूक कहा कि भारतीय दूतावास चिंता का विषय है और अब हम भारतीय दूतावासों को, इसके साथ ही भारत सरकार ने ये तय किया कि अब हम भारतीय दूतावासों को अब बंद कर देते हैं। कारण क्या है कि जमायते इस्लामी पाकिस्तान का प्रॉक्सी हम सब जानते हैं, उसने 1971 के बांग्लादेश की आजादी के लिए जो आंदोलन लड़ा उसमें भी पाकिस्तान का ही साथ दिया था। मोहम्मद यूनुस के प्रशासन में भी ऐसे तत्वों को समर्थन मिलता रहा है, इसलिए वो भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा करके उन्हें लगता है कि वो वोट हासिल कर सकते हैं, लेकिन इन विषयों को लेकर भारत सरकार ने उनके उसको तलब कर लिया। इसके अतिरिक्त उल्फा के चीफ परेश बरुआ को भी वो लगातार उसको बांग्लादेश में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। अभी वो अरुणाचल के बॉर्डर से होते हुए या फिर म्यांमार के बॉर्डर से होते हुए, चाइना ऐसा कहते हैं, चाइना उसका सहयोगी के रूप में वो अपने देश में उसको कहीं छुपाए हुए है। लेकिन अब पूर्वोत्तर में ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का उनका सपना है उसको पूरा करने के लिए वो परेश बरुआ का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए पाकिस्तान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के तहत भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति फैलाने की कोशिश ये इसके माध्यम से करने वाले हैं। ये उनका प्लान है
इसके अतिरिक्त अगर हम आगे बात करें कि बांग्लादेश को लेकर भारत सरकार का बड़ा कदम उठा गया है। ढाका में वीजा एप्लीकेशन सेंटर हमने बंद कर दिया है और ये बंद करने के साथ ये ऐलान कर दिया है कि भाई भारत अब इन मामलों में बिल्कुल सतर्क है। इसके अतिरिक्त वहां जिस प्रकार से बांग्लादेश में जिस प्रकार से भारत विरोधी शक्तियां काम कर रही थी, उनके एंटी इंडिया इस्लामिक जो जो एक्टिविटीज थी, उसको लेकर इस्लामिक चरमपंथियों की जो मौतें हो रही हैं, उसको लेकर भी भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा, शरीफ उस्मान हादी को रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है और उसको तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसको संभाल कर रखो। इसमें भारत को लेकर अगर किसी प्रकार की कोई शंका खड़ी की जाती है, भारत को लेकर अगर किसी प्रकार के कोई प्रश्न खड़े किए जाते हैं या भारत के लोगों के खिलाफ कोई एक्टिविटी होती है, ऐसी परिस्थिति में भारत विरोधी शक्तियों को रोकना पाकिस्तान भाई ये बांग्लादेश की जिम्मेदारी है। प्रो पाकिस्तान होकर बांग्लादेश ये सब घटनाएं ना करे, ये सब हरकतें ना करें, ऐसा भारत सरकार ने तय किया है। इसके अतिरिक्त भारत के विदेश मंत्री ने भी लगातार और अभी बड़ी तलखी में कहा है कि जो हमारे बॉर्डर एरिया में डिस्टर्बेंस चल रही है आपकी तरफ से, उसको रोकना बांग्लादेश की जिम्मेदारी बनती है, अन्यथा हमको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। भारत को अगर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे ऐसा भारत सरकार कहती है, तो इसका मतलब बहुत दूरगामी हो सकता है और इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अवामी लीग के चुनाव, और भारत ने लगातार कहा, जब उन्होंने आक्षेप लगाया कि भारत ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, भारत शेख हसीना से बुलवा रहा है, भारत शेख हसीना को सामने लेकर आ रहा है भारत, और पता नहीं क्या क्या, तब भारत सरकार ने साफ तौर पर विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारा काम नहीं है कि हम किसी भी देश के इंटरनल मामलों में इंटरवेंट करें और इसके अतिरिक्त बांग्लादेश के अंदर फेयर चुनाव हो, ये हम ऑब्जर्व करते हैं, ये हम अपेक्षा भी करते हैं कि कि बांग्लादेश के अंदर फेयर चुनाव हो, और बांग्लादेश के अंदर जो फेयर चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर भारत उम्मीद रखता है और भारत ये संकल्पबद्ध है कि वहां फेयर चुनाव। ये जब भारत इस प्रकार की बात करता है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर चुनाव वहां पर सही से नहीं होते हैं और अगर वहां अवामी लीग को चुनाव लड़वाने की अनुमति नहीं दी जाती है या बांग्लादेश में इस प्रकार की कोई गतिविधियां चलाने का प्रयास चलता है या कुछ और भारत विरोधी शक्तियां वहां पर काम करती हैं, तो निश्चित तौर से भारत उसमें इंटरवीन करेगा और अगर भारत उसमें इंटरवीन करेगा तो फिर ये जिम्मेदारी बांग्लादेश की होगी कि वो अपने आप को कैसे बचाएंगे। हालांकि आज पूरी रात वहां पर हुड़दंग रहा, पूरी रात वहां पर दंगे हुए, पूरी रात वहां आगजनी चलती रही और सारी की सारी भारत विरोधी शक्तियां कर रही थी और उनका सिर्फ एक संकल्प, सिर्फ एक अंदाजा कि जो एंटी इंडिया एलिमेंट हैं बांग्लादेश के अंदर, उनकी हत्याएं भारत करवा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि निज्जर जैसे मामलों में जैसे कनाडा करता था, कनाडा बिल्कुल साइड लग चुका है, कनाडा को अपनी औकात याद आ चुकी है मोदी जी के एक्टिविटीज की वजह से या उनके चारों ओर से घेराव की वजह से। ट्रूडो को अपनी सत्ता भी देनी पड़ी और इसके अतिरिक्त उसको बचाने के लिए, कनाडा को बचाने के लिए फिर से जो नए राष्ट्रपति बैठे, जो नए प्रधानमंत्री, जो नई सरकार बैठी, वो मोदी के खेमे में ही दिखाई दे रही है। कभी कभी एंटी इंडिया स्टेटमेंट बड़े हल्के तलके में वो बोल जरूर देते हैं, लेकिन सत्य यह है कि वो बहुत बुरे फंसे हुए हैं। और ऐसे ही बांग्लादेश भी अब मुझे लगता है निर्णायक स्थिति में आने को भारत सरकार को ही इंटरवीन करना पड़ेगा। भारत सरकार उसमें इंटरवीन नहीं करती है तो फिर भारत विरोधी शक्तियां वहां पर उठकर खड़ी हो जाएंगी। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल साफ है, जिस प्रकार से भारत ने गतिविधियां चलानी शुरू की हैं और जैसा मैं कह रहा हूं कि अगर ये एक्टिविटी जो एंटी इंडिया काम करने वाले लोगों को घेरने का काम या उनके पीछे भारत सरकार है, उनको रोकने के पीछे या उनकी जो हत्याएं हो रही हैं, उनकी मृत्यु हो रही, उसके पीछे भारत सरकार अगर है, जैसा वो आरोप लगा रहे हैं, तो साधुवाद कहना चाहिए भारत सरकार को, सैल्यूट करना चाहिए भारत सरकार को कि अपने हितों की रक्षा करने के लिए विश्व के किसी भी देश में किसी तरह के भी किसी भी स्थिति के आंदोलन में भारत भाग ले सकता है और भारत प्रथम की भूमिका में भारत रहेगा। जय हिंद, जय भारत।